हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विद अजीज सर यूट्यूब चैनल पर। अपने पढ़ रहे हैं ब्लड के बारे में। ब्लड दो घटकों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं। प्लाज्मा के बारे में अपने कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। रुधिर कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में भी अपने पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। पर दोस्तों, आरबीसी से रिलेटेड दो तीन फैक्ट थे जो लास्ट वीडियो में रह गए थे, तो पहले अपने उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने चलते हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पर। देखो दोस्तों, एक चीज ये थी आर्थोपोटासिस। अब ये आर्थोपोटासिस क्या होता है? देखो दोस्तों, मैंने आपको जंतुओं को दो भागों में बांटकर बताया था कि जंतु कितने भागों में बांटे गए हैं, दो भागों में, प्रोडेटा और नॉन प्रोडेटा। ये नॉन प्रोडेटा का भाग है, यानी इन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी, कशेरुतन नहीं पाई जाती। और वैसे आर्थ्रोपोडा कहते किसे हैं? नॉन प्रोडेटा में भी उन जंतुओं को कहते हैं जिनके हाथ पैरों में, उपांगों में जगह जगह जोड़ होते हैं, जैसे चींटी में, मच्छर में, कॉकरोच में, केकड़ा, इन सभी में हाथ पैरों में जगह जगह आपको क्या दिखेंगे? जोड़ दिखाई देंगे। इन जंतुओं में आपको ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन के स्थान पर जो श्वसन वर्णक है, हीमोग्लोबिन के स्थान पर श्वसन वर्णक कौन सा पाया जाता है? हीमोसाइनिन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। आर्थ्रोपोडासिस में हीमोग्लोबिन के स्थान पर कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है? हीमोसाइनिन। अब ये हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन में अंतर क्या है? हीमोग्लोबिन में मैंने आपको बताया था कौन सी धातु थी? आयरन, जिसके कारण इसका रंग कैसा था? लाल। हीमोसाइनिन में कौन सी धातु पाई जाती है? कॉपर, यानी तांबा, Cu, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है? नीला। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान रखना कि आर्थ्रोपोडासिस, जैसे फॉर एग्जांपल में लेके चलते हैं मच्छर, यानी मच्छर की बात करते हैं। मच्छर में हाथ पैरों में, सॉरी, उसके जो पांव हैं उनमें जगह जगह जॉइंट होते हैं, इसलिए इसको हम किसमें ले सकते हैं? आर्थ्रोपोडा में। और इसमें हीमोग्लोबिन की जगह पर क्या पाया जाता है? कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है? हीमोसाइनिन। और हीमोसाइनिन में जो हीमोग्लोबिन में धातु आयरन होती है, उसके स्थान पर हीमोसाइनिन में कौन सी धातु पाई जाती है? कॉपर, जिसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है? नीला। यहीं पे एक बेसिक बात और है दोस्तों, आर्थ्रोपोडा में ही अगर अपनी बात करें कॉकरोच की, तो ये भी बेसिक सा फैक्ट है, बता देता हूं आपको। कॉकरोच में नर और मादा, नर यानी मेल की बात कर रहे हैं, मादा यानी फीमेल की बात कर रहे हैं। नर में जो ब्लड होगा वो रंगहीन होता है, कलरलेस, और मादा में ये कैसा होता है? सफेद, व्हाइट। ये ध्यान रखना दोस्तों, कॉकरोच में जो रंगहीन होता है वो तो नर होता है, और जिसमें ब्लड का रंग सफेद होता है वो क्या होती है? मादा होती है। एक बेसिक सी चीज और थी आरबीसी से रिलेटेड, कि अगर दोस्तों आपसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात पूछा जाए, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात है 600 अनुपात। इसका मतलब क्या है कि जहां आपको एक डब्ल्यूबीसी मिलेगी, वहां आपको कितनी आरबीसी मिलेगी? ब्लड में 600 मिलेगी। क्यों? देखो, डब्ल्यूबीसी अपने पढ़ेंगे, ये तो मिलेगी आपको लगभग 6000 से 8000, और ये वहां उतने ही आयतन में कितनी मिलेगी? अपने पढ़ चुके हैं कि पुरुष में कितनी थी? 50 से 55 लाख, और मादा में कितनी थी? 40 से 45 लाख। तो कहां ये हजार में और कहां ये लाखों में? तो अगर इनका अनुपात निकालें तो मनुष्य में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना आता है? 600 अनुपात 1। ये आरबीसी से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट थे जो पिछली वीडियो में रह गए थे। बाकी कुछ एडवांस चीजें हैं जिनको अभी देखो दोस्तों, अभी अपने पढ़ रहे हैं टॉपिक। जैसे ही ब्लड वाला पोर्शन कंप्लीट होगा तो कंटिन्यूअसली टेस्ट सीरीज चलेगी, तो कुछ एक एडवांस चीजें हैं जो मैं यहां ना लेकर टेस्ट सीरीज में वहां इंक्लूड कर दूंगा, ताकि आप उनको क्वेश्चंस में अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, ये आरबीसी से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट थे जो पेंडिंग थे पिछले वीडियो में। अब अपने चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पर।
देखो दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं अपने दूसरी कोशिका अपनी, कौन सी? WBC, जिसका पूरा नाम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, या इसी को ही अपने क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट, या इसी को ही अपने क्या बोलते हैं? श्वेताणु या श्वेत रुधिर कोशिका। ये अपनी दूसरी कोशिका है, इसके बारे में अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो देखो दोस्तों, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अपने पढ़ रहे हैं रुधिर कोशिकाएं, और रुधिर कोशिकाएं किसका हिस्सा है? ब्लड का। और ब्लड कहाँ बनता है? अपना बोन मैरो में। तो कॉमन सी बात है, ये भी कहाँ बनेगा? बोन मैरो में, यानी अपनी अस्थि मज्जा में। जो मैं बता चुका हूं, अस्थियों के बीच में जो खोखली गुहा खाली जगह पाई जाती है, उसमें गाढ़ा द्रव भरा रहता है रुधिर जैसा, जिसे क्या बोलते हैं? बोन मैरो। यानी इसका निर्माण भी कहाँ होगा? ब्लड के साथ बोन मैरो में। पर एक चीज स्पेशल है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखनी है कि WBC का निर्माण लसिका ऊतकों में भी होता है, लिम्फेटिक टिश्यूज। ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब ये लसिका ऊतक है क्या, इसको अपने पढ़ेंगे। अभी अपने पढ़ रहे हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। अपने परिसंचरण तंत्र को दो भागों में बांटा था, रुधिर परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र। अभी अपने पहला भाग पढ़ रहे हैं। जब अपने लसिका परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे तो वहां इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि लसिका क्या है, लसिका ऊतक क्या होते हैं। पहले एक नाम आया था स्प्लीन, जिसको हमने प्लीहा या कॉमन लैंग्वेज में तिल्ली भी बोलते हैं। उन सब के बारे में अपने पढ़ेंगे, तो वहां को डिटेल से पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, जब WBC के निर्माण की बात आती है, इसके जब क्वेश्चन आता है तो आपको ये दोनों ऑप्शन साथ में मतलब दिए होंगे, तो उपरोक्त दोनों का ऑप्शन आ जाएगा, और वैसे दोनों में से एक का ही ऑप्शन मिलता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये तो है निर्माण की बात। फिर उसके बाद में है केंद्रक, न्यूक्लियस। इनके अंदर केंद्रक क्या है? इनमें केंद्रक प्रेजेंट होता है। देखो दोस्तों, मैमल्स की RBC में केंद्रक प्रेजेंट नहीं था, कुछ अपवादों को छोड़कर। बाकी सभी जीवों की RBC में क्या था? केंद्रक था। WBC किसी भी जीव की हो, सभी जीवों की WBC में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों इनकी संख्या की, तो WBC की जो संख्या है वो है 6000 से 8000 पर mm³ ब्लड, यानी 1 मिलीमीटर आयतन रुधिर में आपको कितनी WBC मिलेगी? 6000 से 8000 के बीच में WBC मिलती है। वहीं जो RBC की संख्या है वो कितनी है इतने आयतन में? लगभग 50 से 55 लाख पुरुष में, और महिला में कितनी है? 40 से 45 लाख। उसके बाद में है इसका जीवन काल, लाइफ स्पैन। इसका जीवन काल कितना है दोस्तों? 5 से 10 दिन। देखो दोस्तों, इसमें जो अपने WBC के वर्गीकरण की बात करेंगे तो एक WBC ऐसी भी आएगी जिसका जीवन काल कुछ सालों में होगा, वो अपने आगे बढ़ेंगे अभी। पर एक बार एवरेज बात करें उसको छोड़कर अपने, तो बाकी जितनी भी WBC है सभी का जीवन काल लगभग कितना आता है? 5 से 10 दिन के बीच में। उसके बाद में देखो दोस्तों, एक बार बार वर्ड आएगा, अपने आगे पढ़ेंगे, केशिका कारण, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायअपेटेसिस। ये क्या है? WBC का रुधिर वाहिकाओं, रुधिर वाहिकाएं मतलब जैसे जो धमनी और शिराएं जिनमें रुधिर चलता है, इनके बारे में अलग से वीडियो बनेगा। WBC का रुधिर वाहिकाओं से बाहर निकलना क्या कहलाता है? केशिका कारण, यानी डायअपेटेसिस। ये बार बार वर्ड आएगा आपके दोस्तों, कुछ कोशिकाओं में क्षमता होती है, और ये क्यों होता है ये अपने आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? केशिका कारण किसे कहते हैं, एक बार आप ध्यान रखो। ये अपने को पता है, अपना रुधिर किसमें चलता है? धमनी और शिराओं में। अगर उन धमनी शिराओं से यानी रुधिर वाहिकाओं से WBC बाहर निकल जाती है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? केशिका कारण या फिर डायअपेटेसिस। उसके बाद में दोस्तों दो चीजें हैं, एक है WBC का बढ़ना
एक है WBC का कम, WBC के बढ़ने को बोलते हैं ल्यूकेमिया। WBC के बढ़ने को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। जैसे ब्लड कैंसर, इसका एग्जांपल कौन है? बेस्ट एग्जांपल ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में WBC की संख्या बढ़ जाती है। ये कैंसर क्या है, ये अपने रोगों की एक अलग से वीडियो आएगी, वहां मैं इसको कवर करूंगा, तो वहां ये आ जाएगा कि कैंसर भी कितने प्रकार के होते हैं और कैंसर में अलग अलग टाइप जो है उनमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो आपको एक बार ये ध्यान रखना है कि अगर WBC की संख्या बढ़ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? ब्लड कैंसर। अगर WBC की संख्या कम हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? एड्स को, जिसमें आपको पता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? कम। रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे शरीर को छोटे छोटे रोग भी घेर लेते हैं और लास्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते शरीर जो है वो अनेक रोगों से घिर जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कैंसर आपको पता है कोशिकाओं का रोग है, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? ट्यूमर। तो ये भी अपने अलग से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये बेसिक सी बातें हैं WBC के बारे में। पहले तो है कि WBC का निर्माण, क्योंकि ब्लड का भाग है तो इसका निर्माण भी कहाँ होगा? बोन मैरो में। फिर एक स्पेशल चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका निर्माण और कहाँ होता है? लसिका ऊतकों में, अपने अलग से पढ़ेंगे। फिर इसमें केंद्रक क्या है? उपस्थित है। संख्या कितनी है WBC की? 6000 से 8000 पर mm³ ब्लड। जीवन काल कितना होता है इसका? 5 से 10 दिन। केशिका कारण किसे कहते हैं? कि जब WBC रुधिर वाहिकाओं यानी धमनी और शिराएं, धमनी और जो शिराएं हैं उनसे अगर बाहर निकल जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? केशिका कारण डायबिटीज। WBC अगर बढ़ जाए तो ये एक रोग है, इसे क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया, जिसका एग्जांपल कौन है? ब्लड कैंसर। अगर WBC कम हो जाए, अगर WBC की संख्या कम हो जाए तो ये कौन सा रोग है? ल्यूकोपीनिया। और इसका एग्जांपल कौन है? एड्स। ये अपने अलग से पढ़ेंगे। तो ये WBC के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हैं। चलते हैं आगे। देखो दोस्तों, अब बात करते हैं WBC के वर्गीकरण की। WBC को भी कितने भागों में बांटा गया है? तो देखो दोस्तों, WBC को 2 भागों में बांटा गया है। और ये बांटा किसके आधार पर गया है? कोशिका द्रव्य में कणों की उपस्थिति के आधार पर। अब देखो कोशिका द्रव्य क्या चीज है? आपने कोशिका के बारे में पढ़ा होगा कि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, बातक कोशिका और जंतु कोशिका। कोशिका की, जैसे मान लो एक कोशिका ले लेंगे, हमने कॉमन सा फॉर्मेट लिया है। मान लो एक कोशिका है, कोशिका की मुख्य विशेषता है कि इसके अंदर केंद्रक भी होगा। ये कोशिका है, इसमें केंद्रक है और इसके चारों में द्रव भरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्मा या यूरिक। यानी कोशिका में मेन 2 भाग होते हैं, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। केंद्रक अंदर पाया जाता है, उसके चारों ओर कौन पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। ये अपने साइटोलॉजी की अलग से सीरीज आएगी, वहां पढ़ेंगे इसके बारे में। इस कोशिका द्रव्य में जैसे मान लो ये WBC है कोशिका, इसमें केंद्रक है और ये चारों कोशिका द्रव्य। अब WBC के 5 प्रकार हैं। इन पांचों में से कुछ ऐसी WBC हैं जिनमें कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और कुछ ऐसी WBC है जिनमें इस कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाए जाते। तो ये कोशिका द्रव्य में जो कणों की उपस्थिति है किसमें पाए जाते हैं और किसमें नहीं पाए जाते, उसके आधार पर WBC को 2 भागों में बांटा गया। एक तो पहली कौन सी है? कणिका में, यानी जिनमें कण पाए जाते हैं, और दूसरी कौन सी है? अकणिका में, जिसमें कण नहीं पाए जाते। कणिका में यानी कणों से युक्त, और ये कण किसमें मिलेंगे? कोशिका द्रव्य में। इसमें कण क्या होंगे? कण अनुपस्थित। इसमें कोशिका द्रव्य में कण क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए ग्रेन्युलोसाइट।
डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कणों की उपस्थिति के आधार पर भी अगर कोशिका द्रव्य में कण पाए जाते हैं तो उस डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे? कणिका युक्त या कणिका में, और जिसमें नहीं पाए जाते उसे क्या बोलेंगे? अकणिका में, यानी एग्रेनुलोसाइट। अब इसके अंदर 3 भाग हैं। पहला जो भाग है वो है सबसे मेन न्यूट्रोफिल या न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये पहला भाग है इसका। इसके बारे में कुछ एक बेसिक सी बातें हैं वो अपने देखते हैं। सबसे पहले तो ये डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक यही पाई जाती है। जो 5 डब्ल्यूबीसी में बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी के कितने प्रकार है? 5। पांचों में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक मात्रा इसी की होती है, और होती कितनी है? 60 से 65%। यानी पूरी डब्ल्यूबीसी जो आएगी 5 प्रकारों में सबसे ज्यादा यह यही पाई जाती है, 60 से 65%। अब देखो इसके नाम में आ रहा है न्यूट्रो। न्यूट्रो मतलब न्यूट्रल यानी उदासीन। तो देखो ये जो अभी अपने पढ़ेंगे कणिका में जो डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे हैं, इन ये 3 होती है। इन तीनों में क्या होता है? जब अपने अभिरंजक डालते हैं तो इनमें रंग आ जाता है। अब जैसे किसी में अम्लीय अभिरंजक डालने से रंग आता है, किसी में क्षारीय, और किसी में कोई भी नहीं डालने से रंग आता है। जैसे उदासीन, अम्लीय भी नहीं डालने से आया, क्षारीय भी नहीं डालने से आया, तो कैसी होगी? उदासीन होगी। तो न्यूट्रो मतलब ये किस प्रकार के अभिरंजकों से अभिरंजित होती है? उदासीन अभिरंजक से अभिरंजित। ये ध्यान रखना है दोस्तों। यानी इसमें न तो अम्लीय से रंग आता है और न ही क्षारीय से रंग आता है, ये उदासीन से अभिरंजित होती है। उसके बाद देखो दोस्तों, ये प्रकृति में कैसी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो दोस्तों, प्रकृति में होती है भक्षाणिक, भक्षण करने वाली, खाने वाली, मारने वाली, यानी फैगोसाइटिक। अब ये क्या चीज है? देखो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का एक ही काम है रोग कारकों को नष्ट करना। ये अपनी प्रतिरक्षा में हेल्प करती है, अपने को रोगों से लड़ने में अपने को हेल्प करती है। जैसे ही इनको पता चला बाहर से कोई रोग कारक शरीर में इंटर हुआ है, तो ये डब्ल्यूबीसी जो 5 अलग अलग है, वो अलग अलग तरीके से क्या करती है? उन रोग कारकों को नष्ट कर देती है। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स है ना, ये क्या करती है? सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये उसको एकदम प्रॉपर नष्ट कर देगी। इसलिए इसको, इसकी प्रकृति को क्या बोल सकते हैं? भक्षण करने वाली या मारने वाली, फैगोसाइटिक। यानी ये रोग कारक को क्या कर देगी? रोग कारक को नष्ट करना, यानी उसको एकदम क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। भक्षाणिक प्रकृति का मतलब है ये रोग कारकों को, यानी जो जीवाणु विषाणु शरीर में आ रहे हैं उनको ये क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। उसके बाद देखो दोस्तों, ये केशिका पारण जो प्रक्रिया मैंने अभी बताई थी आपको, केशिका पारण प्रक्रिया जो है वो प्रदर्शित करती है। ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको, ये कौन सी प्रक्रिया प्रदर्शित करती है? केशिका पारण। अब ये केशिका पारण है क्या? देखो जैसे कि दोस्तों इसको पता चला, अब इसको पता कहां से चलेगा वो भी मैं आपको पूरी अभी बताऊंगा कंसेप्ट पूरा, कि इनको पता कैसे चलता है, किस तरह से इनको सिग्नल मिलते हैं कि बाहर से कोई रोग कारक या वायरस जीवाणु आया है। जैसे ही इसको पता लगा कि बाहर से कोई वायरस जीवाणु आ चुका है, तो ये क्या करेंगे? रुधिर वाहिकाओं में चल रही है डब्ल्यूबीसी, ये रुधिर वाहिकाओं से बाहर आ जाएगी। वो जहां भी पड़ा है रोग कारक, यानी वायरस बैक्टीरिया शरीर में जहां भी उपस्थित है, वहां पहुंचकर उसको क्या करेगी? नष्ट करेगी। इसे बोलते हैं केशिका पारण। रुधिर वाहिकाओं से निकलकर उस रोग कारक के पास पहुंचेगी और उसे नष्ट कर देगी, जिससे अपने को आसानी से रोग नहीं हो पाते। हाँ, अगर कोई ऐसा रोग कारक आ गया जिसे ये 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी नष्ट नहीं कर पा रही है, तो अपने रोग से ग्रसित हो जाएंगे। यानी उस समय अपना इम्यून सिस्टम, यानी ये जो डब्ल्यूबीसी है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है, वो रोग कारक क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन डब्ल्यूबीसी से नष्ट नहीं हो पा रहा है। तो आई होप आप केशिका पारण समझ गए होंगे। ये डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल जो है वो पहले रुधिर वाहिकाओं में चल रही है, धमनी शिराओं में। जैसे ही इसको सिग्नल मिलता है तो ये रुधिर वाहिकाओं से बाहर आकर उसको क्या कर देगी? जहां भी उपस्थित है वहां नष्ट करने पहुंच जाएगी। ये है केशिका पारण। उसके बाद देखो दूसरी जो है, ये अपने बात की पहले न्यूट्रोफिल्स के बारे में। उसके बाद देखो दोस्तों, दूसरी जो कोशिका है वो है बेसोफिल्स।
बेसोफिल्स। अब देखो दोस्तों, इसके नाम से क्लियर हो रहा है, बेस का मतलब क्या होता है? बेस, बेस इंग्लिश में किसे कहते हैं? क्षार को। यानी ये किससे अभिरंजित होगी? क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित। यानी इसमें क्षार जो है, क्षारीय विरंजक डालने से ही इसमें रंग आएगा, और वो क्षारीय विरंजक है कौन सा? मिथाइलिन, मिथाइल वो कौन सा क्षारीय विरंजक है जिससे डालने पर इसमें रंग आता है? कौन सा? मिथाइल। उसके बाद देखो दोस्तों, ये WBC में सबसे कम मात्रा में ये उपस्थित होती है। देखो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन थी? न्यूट्रोफिल 60 से 65%, और ये पांचों WBC में सबसे कम मात्रा में कौन सी है? बेसोफिल्स 0.5 से लगभग 1% मात्रा पाई जाती है इसकी। ध्यान रखना दोस्तों, बेसिक सी बातें हैं। उसके बाद में सबसे छोटी WBC यही है दोस्तों, ध्यान रखना। कुछ बुक्स में लिखा आता है, उसके इसमें एक टाइप आएगा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के बारे में लिखा आता है, पर दोस्तों ऑथेंटिकली ये भी सबसे छोटी WBC कौन सी है? बेसोफिल्स। उसके बाद देखो दोस्तों, एलर्जी के समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एलर्जी के समय बेसोफिल्स की संख्या बढ़ती है। ये ध्यान रखना है दोस्तों। ये देखो, व्यक्तियों में अलग अलग कारकों से एलर्जी होती है, किसी को मिट्टी से, किसी को फूलों से, किसी को पराग कणों से। तो वो व्यक्ति जब उस कारक से जिससे उसको एलर्जी है उसके संपर्क में आता है, तो संपर्क में आते ही उसके ब्लड में कौन सी कोशिका बढ़ जाती है? बेसोफिल्स। और बेसोफिल्स के बढ़ने पर ये बढ़ी हुई बेसोफिल्स क्या बनाती है? उसमें हिस्टामिन व सीरोटोनिन का स्राव, इसका सीक्रेशन करवाती है हिस्टामिन और सीरोटोनिन। इनको वो क्या करती है? ब्लड में छोड़ देती है, और ये ब्लड के साथ पूरे शरीर में घूमते हैं। तो इनका उस व्यक्ति में इफेक्ट आता है। जैसे किसी व्यक्ति में पूरा शरीर पर लाल धब्बे हो जाते हैं, किसी में खुजली आने लग जाती है, किसी में फफोले होने लग जाते हैं, तो ये सब इन दोनों के कारण होता है। यानी एलर्जी किसके कारण प्रोड्यूस होती है? बेसोफिल्स के कारण। अगर आपके शरीर में बेसोफिल्स बढ़ रही है, इसका मतलब एक इसका इंडिकेशन है एलर्जी का। और एक चीज और ध्यान रखनी है दोस्तों आपको, टीबी में इसकी संख्या क्या हो जाती है? इसकी संख्या, बेसोफिल की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, टीबी में इसकी संख्या बढ़ती है, बेसोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। एक चीज मैं पहले बता चुका हूं दोस्तों आपको कि बेसोफिल इसका निर्माण करता है हिपेरिन का स्रावण। जो हिपेरिन क्या है? एक अपने शरीर में प्रतिस्कंदक है, एंटीकोएगुलेटर, जो रुधिर में सामान्य अवस्था में क्या नहीं बनने देता? थक्का नहीं बनने देता। तो ये बेसिक सी बातें हैं इसके बारे में, बेसोफिल्स के बारे में। सबसे पहले नाम से क्लियर है, बेस मतलब किससे अभिरंजित होगी? क्षारों से, क्षारीय विरंजक से। कौन सा? मिथाइल। WBC में सबसे कम मात्रा में ये है, सबसे ज्यादा में कौन है? न्यूट्रोफिल्स। सबसे छोटी WBC है ये, बड़ी की अपने आगे बात करेंगे। एलर्जी के समय इसकी संख्या बढ़ती है, और ये बड़ी हुई बेसोफिल्स क्या बनाती है? हिस्टामिन और सीरोटोनिन, जिससे कि अपने शरीर में कोई ना कोई प्रभाव एलर्जी के समय उत्पन्न होता है। टीबी में इसी की संख्या बढ़ती है, और ये हिपेरिन का स्रावण भी करवाती है बेसोफिल्स, जो कि क्या है? अपने शरीर में एक प्रतिस्कंदक भी है। तो चलते हैं आगे अपने तीसरी कोशिका पर। देखो दोस्तों, तीसरी कोशिका है इओसिनोफिल, इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ये अपने शरीर में कणिका युक्त में तीसरी है। पहली न्यूट्रोफिल्स, दूसरी बेसोफिल्स और तीसरी इओसिनोफिल्स। इसके नाम से ही क्लियर है। ये देखो ध्यान से दोस्तों, न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल थी, बेसोफिल्स किससे हुई? बेस से, यानी क्षार से। तो
बचा कौन? अम्ल यानी एसिड। ये किससे अभिरंजित होती है? अम्लीय अभिरंजकों से अभिरंजित। ये किससे अभिरंजित होती है? अम्लीय अभिरंजकों से अभिरंजित। और वो अम्लीय अभिरंजक है कौन? इओसिन। वो इसके नाम में भी आ चुका है दोस्तों। ये मतलब नाम से ही अपने समझ सकते हैं। जैसे बेसोफिल्स में बेस आ गया तो वहां से क्लियर हो गया कि ये बेस से ही होगी। न्यूट्रोफिल्स में न्यूट्रो आ गया, न्यूट्रल है, न तो अम्ल से न क्षार से, यानी न तो एसिड से और न बेस से। और ये किससे होगी फिर? बचा दो अम्लीय। और अम्लीय में इसके नाम से आएगी आप कौन? इओसिन। यानी इओसिनोफिल्स किससे अभिरंजित होती है? अम्लीय अभिरंजकों से अभिरंजित होती है। उसके बाद देखो दोस्तों, इसकी एलर्जी में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब एलर्जी में महत्वपूर्ण भूमिका है कैसे? देखो दोस्तों, इससे स्रावित होता है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन का सिक्रेशन यानी स्रावण। अब देखो बेसोफिल्स ने किसका स्रावण किया था? हिस्टामिन का, जिसके कारण एलर्जी हुई है। और ये क्या करेगी? उसके जस्ट बाद उसको सही करने के लिए, रिमूव करने के लिए, यानी एलर्जी के कारण जो शरीर में जितने भी सिम्टम्स बने हैं उनको रिमूव करने के लिए कौन बढ़ेगा? इओसिनोफिल बढ़ेगी और क्या बनाएगी? एंटीहिस्टामिन। एंटी मतलब हिस्टामिन के अपोजिट होंगे, जो उसके प्रभाव को क्या करेंगे? खत्म करेंगे, जिससे शरीर में लेवल क्या हो जाएगा? नॉर्मल। यानी एलर्जी का जो प्रभाव आ रहा है उसे समाप्त किया जाएगा। यानी ये क्या करते हैं? एलर्जी रिमूव करने के लिए इनकी संख्या क्या होती है? बढ़ती है। और एलर्जी रिमूव कैसे करते हैं? क्या बनाते हैं ये? एंटीहिस्टामिन, जो हिस्टामिन के अपोजिट है और उसके प्रभाव को क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। तो ये है बेसिक सी बातें किसके बारे में? इओसिनोफिल्स के बारे में। तो ये अपने 3 पढ़ चुके हैं दोस्तों। पहले कौन सी? कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी पढ़ चुके हैं अपने, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। अब अपने बात करते हैं अकणिका में, यानी जिनमें कण नहीं पाए जाते। देखो दोस्तों, जो दूसरा पार्ट है डब्ल्यूबीसी का, अकणिका में, यानी जिसको अपने बोलते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट, इनमें कण नहीं पाए जाते। कोशिका द्रव्य में डब्ल्यूबीसी, हमने बात किसकी कर रहे हैं? डब्ल्यूबीसी के कोशिका द्रव्य में कण क्या होंगे? एब्सेंट होंगे इसके अंदर। ये 2 प्रकार की है। पहली तो है दोस्तों इसमें मोनोसाइट। पहली तो कौन सी है? मोनोसाइट। तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों बेसिक सी बातें। और दूसरी है, ये भी देख लो एक बार, लिम्फोसाइट। दूसरी कौन सी है? लिम्फोसाइट। दूसरी है लिम्फोसाइट। बात करते हैं मोनोसाइट की। देखो इन दोनों डब्ल्यूबीसी में कोशिका द्रव्य में क्या नहीं पाए जाएंगे? कण नहीं पाए जाएंगे। तो सबसे पहले मोनोसाइट की बात करते हैं आकृति की। इसकी आकृति कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, साइंस के जो स्पेसिफिक एग्जाम होते हैं उनमें। इसकी आकृति कैसी होती है? अमीबॉइड, अमीबॉइड शेप, यानी अमीबिया आकृति। और आपको पता होगा दोस्तों, अमीबा एक जंतु है। इस तरह की इसकी कैसे भी आकृति हो सकती है, इसकी कोई आकृति नहीं होती। अमीबा की कोई आकृति नहीं होती, टिड्डा मेढा कैसा भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है मोनोसाइट की आकृति कैसी होती है? अमीबॉइड या फिर अमीबीय आकृति। दूसरी बात, ये डब्ल्यूबीसी का एक भाग है, तो इसमें भी क्या होगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, यानी पांचों डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होगा। तो इसके केंद्रक की आकृति थोड़ी सी स्पेशल होती है, वो आपको ध्यान रखनी है। इसके केंद्रक की आकृति होती है सेम के बीज की, या इसको आप सीधा रखो घोड़े के नाल की आकृति, घोड़े के नाल की आकृति, या मैं बोल सकता हूं किडनी शेप, या क्या बोल सकते हैं अपने किडनी शेप। ये ध्यान रखना आपको दोस्तों।
जो मोनोसाइट है उसके केंद्र की आकृति कैसी होती है, घोड़े के नाल की आकृति जैसी, घोड़े की नाल इस तरह से होती है, या आपने बोल सकते हैं रिक्टेंगुलर शेप होती है। उसके बाद देखो दोस्तों, जैसे ही शरीर में रोग कारक का प्रवेश हुआ, जैसे ही इसको सूचना मिली, अब सूचना कौन देगा, कैसे देगा, वो पढ़ेंगे लिम्फोसाइट के अंदर। जैसे ही शरीर में किसी भी रोग कारक का प्रवेश हुआ, इसको सूचना मिली, सूचना मिलते ही मोनोसाइट भाई साहब क्या करेंगे, अपना आकार बढ़ा देंगे उसको मारने के लिए। आकार बड़ा करते ही अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मैक्रोफेज। क्या बोलेंगे इसे अपने, मैक्रोफेज। हिंदी में बोलते हैं बृहदपक्षाणु। हिंदी में क्या बोलते हैं, बृहदपक्षाणु। जैसे ही मोनोसाइट को सूचना मिली कि शरीर में कोई रोग कारक प्रवेश कर चुका है, कोई वायरस बैक्टीरिया प्रवेश कर चुका है, तो ये क्या करेगा, अपना आकार बड़ा करेगा, और बड़ा करके इसको क्या बोलेंगे, मैक्रोफेज या फिर बृहदपक्षाणु। और इसके बाद ये कौन सी क्रिया दिखाएगा, जो न्यूट्रोफिल दिखा रही थी, केशिका पारण, डायअपेंडिसिस। और कहां पहुंच जाएगा, रोग कारक को नष्ट करने के लिए पहुंच जाएगा। समझ गए दोस्तों कि जैसे ही देखो मोनोसाइट का नाम है मैक्रोफेज, और ये कब होगा, जब इसको सूचना मिल जाएगी कि शरीर में कोई रोग कारक आ गया, कोई विषाणु जीवाणु आया है, उसको नष्ट करने के लिए अपना आकार बड़ा कर लेगी, तब इसे क्या बोलेंगे, मैक्रोफेज। और उसके बाद ये क्या करेगी, केशिका पारण यानी रुधिर वाहिकाओं से बाहर निकलकर उस रोग कारक के पास पहुंचेगी, उसे नष्ट करने के लिए। तो आकार बड़ा करती है। तो आपको दोस्तों पूछ लिया जाए सबसे बड़ी WBC, तो यही है, यानी मैक्रोफेज। अगर मैक्रोफेज ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या लेना होगा, मोनोसाइट, क्योंकि इसी का ही नाम है, मोनोसाइट का ही नाम क्या है, मैक्रोफेज। जब साइज बड़ा हो जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज। सबसे छोटी कौन थी, बेसोफिल्स। सबसे बड़ी कौन है, मैक्रोफेज यानी मोनोसाइट। एक चीज और ध्यान रखना है, देखो दोस्तों, आपको शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति, ये क्या चीज है दोस्तों, ये कौन बना रहे हैं, आपको तक क्लियर हो गया होगा, न्यूट्रोफिल्स प्लस मैक्रोफेज। आपको ध्यान रखना है। अभी क्या है, देखो दोस्तों 5 WBC हैं। WBC का काम है रोग कारकों को नष्ट करना। 5 में से इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये दोनों कौन सी प्रक्रिया दर्शाते हैं, केशिका पारण। यानी इन दोनों को अगर सूचना मिली कि शरीर में कोई रोग कारक आ चुका है, तो ये उसका वेट नहीं करते भी वो कब हमारे पास आएगा। जैसे ही इनको सूचना मिली तो ये रुधिर वाहिकाओं से निकलकर सबसे पहले उसका सामना करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए तुरंत उसके पास पहुंच जाते हैं। यानी शरीर की सुरक्षा के लिए सबसे आगे फर्स्ट लाइन में कौन खड़े होते हैं, दोनों न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज। और ये जो बची 3, ये दोनों तो पास पहुंचकर नष्ट कर देती है। बाकी तीनों जो बचे हैं, जैसे इओसिनोफिल है, बेसोफिल है, लिम्फोसाइट है, ये उनके पास नहीं पहुंचते रोग कारक के पास। अगर इनके पास रोग कारक आएगा तो ये नष्ट करेंगे। ये उनको नष्ट करने के लिए उनकी लोकेशन पर नहीं जाएंगे। यानी कौन सी प्रक्रिया नहीं दर्शाएंगे, तीनों केशिका पारण। केशिका पारण से कौन दर्शाते हैं, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज। और उसके पास पहुंचकर उसको क्या कर देते हैं, नष्ट। इसलिए क्या बोलते हैं, ये शरीर की क्या बनाते हैं, प्रथम सुरक्षा पंक्ति। और ये नष्ट करती है, इसलिए अपने बोल सकते हैं कि ये भी कैसी है, प्रकृति में फैगोसाइटिक, जो मैंने बताया था, भक्षकाणिक प्रवृत्ति, यानी इसको नष्ट कर देना चाहिए। तो दो चीजें होगी, देखो दोस्तों, फैगोसाइट यानी भक्षकाणिक प्रवृत्ति किन की है, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज की। और केशिका पारण भी कौन दर्शाते हैं, ये दोनों, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ये सामान्य अवस्था में अपने शरीर में कोई रोग नहीं होने देते, जल्दी से जल्दी जहां भी वो रोग कारक है उसके पास पहुंचकर उसे क्या कराते हैं, नष्ट। इसलिए अपने बोलते हैं ये शरीर की क्या बनाते हैं, प्रथम सुरक्षा पंक्ति बनाते हैं। तो ये हुआ दोस्तों किसके बारे में, मोनोसाइट के बारे में। अब अपने बात करते हैं, देखो दोस्तों, लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट जो है वो 2 हैं। जो पहला लिम्फोसाइट है वो है बी और दूसरा कौन है, टी। अब बी का मतलब क्या है, अब ये लिम्फोसाइट के नाम बनेंगे, यानी बी लिम्फोसाइट जो है, बी लिम्फोसाइट
और कौन सा टी लिम्फोसाइट। अब देखो इसका निर्माण भी कहां होगा, बोन मैरो में। इसका निर्माण भी कहां होगा, बोन मैरो में, क्योंकि ये ब्लड का भाग है और ब्लड भी कहां बनता है, बोन मैरो में, तो ये भी कहां बनेंगे, बोन मैरो में। इसका परिपक्वन यानी इसको डेवलप कहां किया जाएगा, बोन मैरो में, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, बी लिम्फोसाइट, क्योंकि बना भी बोन मैरो में है। देखो परिपक्वन के आधार पर इनको नाम दिए गए, बाकी बनते तो सारी बोन मैरो में ही है। इसका परिपक्वन मैच्योरेशन कहां हुआ है, मैच्योर कहां हो रहा है, जाके बी लिम्फोसाइट बना बोन मैरो में और डेवलप भी कहां हो रहा है, बोन मैरो में, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, बी लिम्फोसाइट। ये बना तो बोन मैरो में है पर इसका परिपक्वन जो है वो कहां होता है, थाइमस ग्रंथि में। कौन सी ग्रंथि में, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, ये ग्लैंड वाला चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे, वहां बताऊंगा। थाइमस ग्रंथि जिसे जो युवावस्था में इसका साइज बड़ा होता है और जैसे जैसे एज बढ़ती है इसका साइज क्या होने लग जाता है, छोटा होने लग जाता है। तो देखो दोस्तों टी लिम्फोसाइट का निर्माण बोन मैरो में हुआ है, पर इसका परिपक्वन कहां हुआ है, थाइमस ग्रंथि में, और थाइमस में टी के आधार पर इसको क्या नाम दिया गया, टी लिम्फोसाइट। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा ये टी का मतलब क्या है। लिम्फोसाइट बने सारे ये बोन मैरो में हैं, पर इसका विकास कहां होता है, बोन मैरो में, पर इसका विकास परिपक्वन कहां होता है, थाइमस ग्रंथि में, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, टी लिम्फोसाइट। अब देखो दोस्तों इसे बोलते हैं मेमोरी सेल, इसे क्या बोलते हैं, मेमोरी सेल या स्मृति कोशिका। इसे बोलते हैं किलर सेल या मारक कोशिका। देखो दोस्तों इसका मतलब क्या है, अभी मैं आपको पूरी सीरीज बताता हूं कि अपना प्रतिरक्षा तंत्र कैसे काम करता है। इम्यून सिस्टम, देखो दोस्तों इम्यून सिस्टम में सबसे मेन तो कौन है, WBC। इसके अलावा भी अपने शरीर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो रोग कारकों को नष्ट करती है, यानी वो किसमें हेल्प करती है, अपने को इम्यूनिटी में, पर सबसे मेन कौन है, WBC है। अब देखो दोस्तों WBC में भी ये बाकी, अभी मैंने आपको 5 WBC बता दी है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, 5 बढ़ चुके हैं। अब ये पांचों कैसे काम करेगी, जैसे ही शरीर में कोई रोग कारक आएगा तो रोग कारक आते ही कौन सी सेल काम करेगी, सबसे पहले बी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट भाई साहब क्या करेंगे, इसका नाम ही स्मृति कोशिका है, ये क्या करेंगे, ये चीज देखेंगे भी ये रोग कारक जो है वो शरीर में पहली बार आ रहा है या पहले भी कभी आया है। अगर ये शरीर में पहली बार आ रहा है तो ये भाई साहब बी किसको सिग्नल देंगे, टी को, भी आप तैयार हो जाओ। सबसे पहले काम कौन करेगा, बी। बी ये देखेगा विषाणु जीवाणु के आते ही शरीर में रोग कारक आते हैं, ये चेक करेगा कि ये पहली बार शरीर में आया है या पहले भी कभी आया था। अगर वो पहली बार शरीर में आ रहा है तो ये किसको सिग्नल भेजेगा, टी को, भी अब आप क्या करो, बाकी WBC को तैयार करो ताकि इस रोग कारक को क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। तो ये भाई साहब क्या करेंगे, बाकी को सिग्नल देकर उनको मार देगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, किलर सेल। ये किसको सिग्नल दे देगा, बाकी तीनों को। बाकी तीनों कौन है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, सॉरी न्यूट्रोफिल्स को, बेसोफिल्स को, इओसिनोफिल्स को, मोनोसाइट जो बड़ी हो जाएगी बाद में मैक्रोफेज बन जाएगी, इन सभी को ये सिग्नल दे देगा कौन, टी को, भी इनको मारो। अब इनमें से आपको मैं बता ही चुका हूं कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट ये क्या होते हैं, शरीर में जहां भी पड़े वहां पहुंच जाते हैं कोशिका बाहर से और उसको नष्ट कराते हैं। बाकी तभी नष्ट कर पाते हैं जब रोग कारक उनके पास पहुंचता है। तो आपको ये चीज क्लियर होगी दोस्तों। भी सबसे पहले काम कौन करेगा, बी। बी ये देखेगा कि वो शरीर में पहली बार आ रहा है, पहले भी आया है। अगर वो पहली बार आ रहा है तो ये क्या करेगा, सिग्नल देगा किसको, टी को। या क्या करो, सारे एंटीबॉडी, इनको एंटीबॉडी बोलते हैं अपने WBC को, एक एंटीजन जो रोग कारक बाहर से आ रहा है उसको क्या करवाते हैं, नष्ट, इनको नष्ट करवाओ। टी को सिग्नल भेजेगा, टी फिर इनको सिग्नल भेजेगा तुम तैयार हो जाओ और नष्ट कर दो रोग कारक को। अगर वो पहले भी शरीर में कभी आया था,
अगर बी ने चेक कर लिया, ये एंटीजन की संरचना से पता चलता है, ये आगे एक चैप्टर आएगा उसमें मैं बताऊंगा आपको इसको कैसे पता चलता है, वो पहली बार आया है, पहले भी आया है, ये एंटीजन एंटीबॉडी की कुछ स्ट्रक्चर होती है उनसे पता चलता है। अगर डी को ये लगा बी को पहले भी आया था, तो पहले अगर आया था तो बी ने पहली बार जब आया था तब भी तो कुछ एंटीबॉडी बनवाए होंगे ना उसको नष्ट करने के लिए, तो बी क्या करेगा, उनको भी सिग्नल भेजेगा भी तुम भी तैयार हो जाओ, और डी को सिग्नल देगा भी नए एंटीबॉडी और बनाओ। इसलिए क्या होता है कि अपने शरीर में एक संभावना रहती है कि अगर अपने शरीर में पहले से कोई रोग कारक अगर कोई रोग हुआ है तो दोबारा उस रोग के अगर अपने पूरा ट्रीटमेंट ले लेते हैं, पूरे एंटीबॉडी शरीर में बन जाए, एंटीजन या रोग कारकों को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया जाए, तो उस रोग के दोबारा होने की संभावना नहीं रहती। क्यों? क्योंकि एक बार अगर एंटीबॉडी बन गए तो वो उस रोग के लिए या उस रोग कारक के लिए आजीवन अपने शरीर में उपस्थित रहते हैं, उस रोग को होने नहीं देते, उस रोग कारक को दोबारा एक्टिवेट नहीं होने देते, नष्ट कर देते हैं। हाँ, अगर पूरा ट्रीटमेंट नहीं लिया तो रिपीट भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये बेसिक सा कांसेप्ट है। अब देखो इसी से एक चीज और जुड़ी हुई है, एड्स। देखो दोस्तों, एड्स में एक चीज है कि एड्स के अंदर इम्यून सिस्टम काम नहीं करता, इसका देखो नाम ही ऐसा है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र का ह्रास, यानी रोगों से लड़ने की, कॉमन हम लोग देखें सिंपल वर्डिंग में, रोगों से लड़ने की क्षमता का कम होना। क्यों? क्योंकि इसमें जो वायरस आता है ना, एचआईवी वायरस, वो इस भाई साहब टी लिम्फोसाइट को खत्म कर देता है, यानी एड्स रोग के अंदर जो एचआईवी आएगा वो किसको नष्ट कर देगा, टी लिम्फोसाइट को, यानी उस रोगी में टी नहीं होंगे, टी लिम्फोसाइट खत्म हो जाएंगे। अब देखो क्या होगा, जैसे मान लो खांसी जुकाम का वायरस आया या कोई और रोग का आया, तो बी को तो पता चल गया भी रोग कारक आ चुका है, वो किसको सिग्नल भेजेगा, टी को। अब उस रोगी में टी है ही नहीं, तो टी है ही नहीं, तो टी के बिना ये आगे वाले काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनको जब तक टी सिग्नल नहीं देगा तब तक ये किसी भी रोग कारक को नष्ट नहीं कर सकते। यानी उस व्यक्ति में टी नहीं है, उस कारण से क्या होगा, कोई भी रोग कारक नष्ट नहीं हो पाएगा और सारे के सारे रोग कारक शरीर में रुकने लग जाएंगे। छोटे से छोटे रोग के रोग कारक, खांसी जुकाम के रोग कारक के शरीर में लंबे टाइम तक बने रहेंगे, और लास्ट में एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि बड़े बड़े रोग कारक के शरीर में रुकने लगते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है, कैंसर, निमोनिया, मलेरिया, रिपीटेटिव कंडीशन में आ जाते हैं, बार बार होने लगते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अपने बोल सकते हैं कि एड्स कोई एक रोग नहीं है, अनेक रोगों का ग्रुप है, जिससे व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु होती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये टी का एड्स में क्या रोल है, क्योंकि टी भाई साहब बी के सिग्नल पर काम करते हैं और टी के सिग्नल पर ये काम करेंगे रोग कारक को नष्ट करने के लिए। अब एड्स वाले रोगी में टी होता ही नहीं, तो ये सिग्नल कैसे देगा इनको, ये बिना सिग्नल के काम करेंगे नहीं, तो रोग कारक शरीर में ऐसे ही पड़े रहेंगे और लास्ट में अनेक रोग होने से व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। एक चीज और है देखो दोस्तों, इसका जो जीवन काल है वो लगभग है 5 से 10 दिन। इसका जो जीवन काल है वो है कई वर्षों, ये ध्यान रखना दोस्तों, कई सालों तक पड़ा रहता है इलेक्ट्रोबॉडी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वैसे डब्ल्यूबीसी का 5 से 10 दिन है, पर टी लिम्फोसाइट का कई सालों में भी होता है, कई सालों तक पड़े रहते हैं, नष्ट नहीं होते। तो ये हमने पढ़ा बेसिक चीजें आज इसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट वीडियोस की ओर।